नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसी संबंध में आज पिछले 3 दिनों से हमारा एक टॉपिक चल रहा है, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, जो कि 10 मार्क्स का है। इसमें कुल 6 टॉपिक हैं, जिसमें हम 3 टॉपिक कर चुके हैं। 3 टॉपिक हम ऊपर के कर चुके हैं, हम चौथा टॉपिक करेंगे। हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। आज हम चौथा करेंगे, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। इन 6 के 6 टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। तो इन 6 टॉपिक को हमें इस प्रकार से देखना है, जहाँ तक वेटेज ज़्यादा कम से कम 2-2 क्वेश्चन का रहेगा तो राज्य वित्त आयोग से और केंद्रीय वित्त आयोग से रहेगा। और 5वां नंबर का टॉपिक है ग्राम पंचायत विकास योजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत के वित्तीय सशक्तिकरण के उठाए गए कदम। इनसे 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी जो 2 टॉपिक बचे उससे 1-1 प्रश्न होगा। कुल 10 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना से। तो इसको आज हम देखेंगे। हमारा चौथा टॉपिक रहने वाला है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। इसमें हम देखेंगे केंद्र सरकार जो भी पैसा देती है गाँव के विकास के लिए, वह किस प्रकार से देती है और कब कब दी, कब नहीं देती थी और कब से कौन से वित्त आयोग में उसने देना स्टार्ट किया। आज इसी पे पूरी बात होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर ग्राम पंचायत अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो, जैसे आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। और एक बार बताऊं, जब ये 6 टॉपिक हो जाएंगे तो हमारा एक लगभग 2 से 250 क्वेश्चन का MCQ होगा इस टॉपिक पे, 6 के 6 टॉपिक पे, जिससे आपका पूरा, अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा या कहीं और से भी पढ़ा होगा, तो आज आप अगर वो MCQ 250 के 250 कर देंगे तो मतलब आपके जो ये पंचायतों के वित्तीय स्रोत कार्य योजना वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर है। आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर देंगे, अगर वो आपने 250 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जो हम वीडियो बनाएंगे। आज चौथा टॉपिक है, उसका 5वां 6ठा मतलब कल परसों नरसों जो होगा उसमें वो 250 वाली MCQ के क्वेश्चंस वीडियो आ जाएगी। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलते हैं टॉपिक पे। 1 मिनट। टॉपिक रहने वाला है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। ठीक है, कौन सा टॉपिक रहने वाला है? केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। वित्त आयोगों का स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का दृष्टिकोण क्या है, उसको देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम समझेंगे कि केंद्र सरकार किस प्रकार से कौन से वित्त आयोग से बढ़िया से फंड दे रही है ग्रामीण विकास के लिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं जो 73वां 74वां संशोधन, आपको पता ही होगा कौन सा है। 73वां 74वां संशोधन से ही जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ, ये 73वां 74वां संशोधन 1992 से ही हुआ है। तो इसके जब ये 73वां 74वां संशोधन हुआ, उसके पश्चात अभी तक 4 वित्त आयोगों, 11वें वित्त आयोग से लेकर 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अपनी अनुशंसाएं की हैं। 1992 में हुआ। उसके बाद से जो वित्त आयोग चल रहे, वित्त आयोग तो हमारी 1951 से चल रही है, जैसा हमने पिछले वीडियोज में देखा था। लेकिन जब ये वित्त आयोग 73वां 74वां संशोधन लागू हुआ, तो जब 23 अप्रैल 1993 से, तो उसके बाद से जो वित्त आयोग है उन्होंने स्थानीय निकायों के लिए, स्थानीय निकाय का मतलब होता है, जब भी स्थानीय निकाय शब्द है तो इसका मतलब है ग्राम पंचायत और नगर पालिका से। तो स्थानीय निकायों के लिए अपनी अनुशंसाएं की। अनुशंसा का क्या मतलब है? उन्होंने वहाँ मतलब बात रखी, सिफारिशें की, किसके लिए? ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए। किसने की? तो वित्त आयोग ने। सभी आयोगों के लिए विचारार्थ विषय समान रहा है। तदनुसार प्रत्येक आयोग ने स्थानीय शासनों के प्रभावकारी कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए और उचित अनुशंसाएं की। मतलब जितने भी आयोग इस प्रकार के हैं, सब ने केंद्र सरकार से विचार विमर्श किया और उचित सिफारिश करी कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए किस प्रकार से फंड दिया जाए। आपको ये क्लियर हुआ 73वां 74वां संशोधन के बाद से, मतलब जब ये लागू हुआ 73वां 74वां संशोधन के बाद से पंचायती अधिनियम, उसके बाद से 11वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है।
और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, जो हमने पिछली वीडियो में राज्य वित्त आयोग वाली वीडियो में बात करी थी। उसके बाद हम देखते हैं 10वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान अनुशंसा की जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभाज्य पूलों के 1.38% के बराबर थे। 10वें वित्त आयोग में 11वें तो बढ़िया से इन्होंने सिफारिश की, लेकिन 10वें वित्त आयोग में भी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान अनुशंसा की गई थी, जिसमें विभाज्य पूलों में 1.38% के बराबर थे। ठीक है, इसको देखते हैं। जब 13वें वित्त आयोग में बात हुई, 13वें वित्त आयोग को छोड़कर पूर्व के सभी वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की अनुशंसा को निरपेक्ष रूप से की थी, न कि विभाज्य पूल के रूप में। निरपेक्ष और विभाज्य पूल का क्या मतलब है? निरपेक्ष मतलब है डायरेक्ट उन्होंने स्थानीय निकाय की बात करी कि स्थानीय निकाय को पैसा दिया जाए। उन्होंने ये बात नहीं करी कि ग्राम पंचायत को अलग से और शहरी निकायों को अलग से दिया जाए। उन्होंने दोनों को एक में ही मतलब डायरेक्ट निरपेक्ष रूप से बात की, न कि विभाज्य रूप से। 13वें वित्त आयोग के पहले और 13वें वित्त आयोग के बाद से उन्होंने मतलब विभाज्य रूप से पैसा आने लग गया। ठीक है, 13वें वित्त आयोग को छोड़कर पूर्व के सभी वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की अनुशंसा जो की और निरपेक्ष रूप से की, न कि विभाज्य पूल के अनुपात में। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। 11वें वित्त आयोग को छोड़कर स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी आयोग दर आयोग बढ़कर 14वें वित्त आयोग के तहत बढ़कर तालिका विभिन्न आयोगों द्वारा स्थानीय शासनों के लिए 3.06% हो गई। मतलब जो ये फंड था 11वें वित्त आयोग को छोड़कर 12वां, 13वां, 14वां, तो इसमें किस प्रकार से बढ़ा फंड, इसको हम देखेंगे एक तालिका के माध्यम से। चलिए देखते हैं। हमारे पास तालिका है विभिन्न आयोगों द्वारा स्थानीय शासनों के लिए अनुशंसित अनुदान। वित्त आयोग 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां है। इसमें अनुदान जो है विभाज्य पूल के रूप में है। और ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए कितना है, शहरी स्थानीय निकाय के लिए कितना है, इसको देखते हैं। इसको एक बार देखना है, फिर बात करेंगे कि जो सिफारिशें की गई थी क्या उतना पैसा मिला कि नहीं मिला, और कब कितना मिला, कितना कम मिला, कितना ज्यादा मिला, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 10वां जो वित्त आयोग था, इसमें 1.38% विभाज्य पूल के परसेंट के रूप में मिला। मतलब जो भी फंडिंग हुई केंद्र सरकार द्वारा, उसमें 1.38% इन निकायों को, स्थानीय निकायों के लिए दिया गया, जिसमें से 4,381 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए और 1,000 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय के लिए 10वां वित्त आयोग में दिया गया। मतलब जब पंचायत अधिनियम लागू नहीं हुआ था उससे पहले। फिर 11वें में क्या हुआ, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, पूरे मतलब अपने भारत में जितने गांव हैं ग्रामीण स्थानीय निकाय, उनके लिए 4,381 करोड़ रुपए दिए गए थे। बहुत छोटा अमाउंट है उस समय भी छोटा अमाउंट ही है, क्योंकि पहले ग्रामीण में इतना पैसा, ग्रामीण निकाय में इतना पैसा नहीं था। अब बहुत ज्यादा सरकारें ध्यान देती हैं, ज्यादा फंड देती हैं, ज्यादा विकास के लिए। उसके बाद बात करते हैं 11वां वित्त आयोग में क्या हुआ, तो ये कम हो गया, 0.78 ही रह गया। इसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 8,000 करोड़ और 2,000 करोड़ दिया गया। ये आप सोच रहे होंगे कि ये कम हुआ तो ये पैसे कैसे बढ़ गए। पैसे ऐसे बढ़ गए कि 0.78 जो है, सरकार ने जो भी अपना बजट बनाया तो उसमें केवल 0.78% रुपए, मतलब बजट सरकार का बढ़ा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने स्थानीय निकायों के लिए बजट कम कर दिया। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विकास पे 11वें वित्त आयोग में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 10वें में तो उन्होंने अपने जो भी बजट था उसका अपने हिसाब से 1% से ज्यादा रुपया दिया, लेकिन 11वें में उन्होंने कम दिया। अब 12वें में 1.24 दिया। मतलब जो भी उनका बजट रहा होगा, अगर 100 उनका बजट रहा होगा 1,00,000 करोड़ का, तो उसमें 1.2% उन्होंने दिया किसको, स्थानीय निकायों को, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए और 5,000 शहरी स्थानीय निकाय के लिए। और 13वां वित्त आयोग की बात करें तो इसमें अब बढ़ा दिया गया 1.93। मतलब अब सरकार किस पे ध्यान दे रही है, ग्रामीण विकास पे ध्यान दे रही है।
तो इसमें जो हुआ ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 64,407.6 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकाय के लिए 23,111 करोड़ रुपए दिए। 14वां वित्त आयोग जब आया तो उसमें 3.06% मतलब कितना समझ रहे हैं आप, मतलब 3%, किसी भी चीज का 3% ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया ना, बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। और 3% सरकार ने दिया, जिसमें से आप देखिए ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए कितना रुपया दिया गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20,292 करोड़ रुपए दिए गए ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए। और 87,144 करोड़ रुपए दिए गए शहरी स्थानीय निकाय के लिए। इसको एक बार देखता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,0292, 20 लाख नहीं है, माफ करिएगा, 2,0292 करोड़ रुपए दिए गए ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 14वां वित्त आयोग में, और 87,144 दिए गए शहरी स्थानीय निकाय के लिए। ठीक है, क्लियर है। डेटा है, डेटा ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, लेकिन ये देखना है कब कब बढ़ा कब कब घटा। 14वें में 3.06 तक बात चली गई और 11वें में 0.78 हो चुका था। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। तथापि संवितरित की गई वास्तविक राशियां आयोगों द्वारा अनुशंसित राशियों की तुलना में कम है। मतलब आप समझें कि जो 3.06 मिला या 1.24 मिला, 0.78 मिला, तो ये कम थी। जो सरकार से सिफारिशें की गई थी वित्त आयोग द्वारा, उससे कम में पैसा दिया गया है। चलिए देखते हैं कितना कम दिया गया। ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में यह कमी 5 से 18% के बीच तथा शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में यह कमी 10 से 18% के बीच थी। बहुत बढ़ा गया था। ग्रामीण क्षेत्र में 5 से 18% और शहरी क्षेत्र में 10 से 18% के बीच। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है, ये जो कमियां थी, सरकार वित्त आयोग ने जो सिफारिश करी सरकार से, वह 5 से 18% कम दी गई और शहरी स्थानीय निकाय के लिए 10 से 18% कम दी गई। और इसके बाद बात करते हैं कौन से वित्त आयोग में सबसे कम और सबसे ज्यादा थी। देखते हैं, ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए कमी 10वें वित्त आयोग, जो 10वां वित्त आयोग था, वो सबसे ज्यादा कम था ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 10वें वित्त आयोग में आपने देखा ही होगा 1.38% और 4,381 करोड़ रुपए केवल दिए गए थे ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए, जो सबसे कम था। और 10वें वित्त आयोग के दौरान सर्वाधिक थी, तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए कमी 13वें वित्त आयोग के दौरान सर्वाधिक थी। ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए सबसे कम पैसा दिया गया 13वें वित्त आयोग में, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे कम पैसा दिया गया 10वें वित्त आयोग में। इसको आप रट लीजिए, कैसे रटेंगे आपकी जिम्मेदारी है, मुझे तो रट गया, मैं तो हमेशा रटा ही रहेगा मुझे। अभी 10वें वित्त आयोग में सबसे कम रुपया दिया गया ग्रामीण स्थानीय निकाय को, और 13वें वित्त आयोग में दिया गया शहरी निकायों के लिए सबसे कम रुपया। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसी कमी का कारण आयोगों द्वारा प्रदर्शन अनुदानों के लिए निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने में स्थानीय निकायों का विफल रहना है। कभी कभी संबंधित संघ सरकार के मंत्रालयों ने भी शर्तें निर्धारित की थी। मतलब जो ये पैसा कम दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र या शहरी स्थानीय निकाय को, इसी की वजह से जो शर्तें थी वो पूरा करने में स्थानीय निकाय विफल रहे हैं। सर, अब शर्त कौन देता होगा? जो भी मंत्रालय से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती मंत्रालय है, तो ये एक टारगेट देते होंगे कि ऐसा ऐसा गांव में काम कराना है, लेकिन फंड उतना नहीं देते, तो लाजमी सी बात है कि जो भी मतलब उनका प्लानिंग है वो फेल हो ही जाना है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। एक फिर से तालिका है, वास्तविक रूप से जारी की गई राशियों की तुलना में अनुशंसित अनुदान करोड़ रुपए में कितना था। जैसे हमने बात किया जो 10वां वित्त आयोग था, उसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए सबसे कम रुपया दिया गया और शहरी के लिए 13वें वित्त आयोग में। तो उसी को हम देखेंगे कितना सिफारिश करा था वित्त आयोग ने सरकार से और कितना सरकार ने दिया दोनों जगहों के लिए, ग्रामीण निकाय के लिए भी और शहरी स्थानीय निकाय के लिए। इन डेटा को आप थोड़ा मतलब मोटा मोटा आपको ये देखना होता है कि कौन से वित्त आयोग में कितना पैसा दिया गया और कितना किससे कम दिया गया, परसेंटेज के टर्म में हमेशा ध्यान देना होगा। ये देखते हैं 10वें वित्त आयोग में हमने ऊपर देखा ही था 4,381 करोड़ रुपया दिया गया।
4,381 करोड़ रुपए की तो मांग करी गई थी, दिया कितना गया था उस साल? 3,576। ठीक है, किसको? ग्रामीण क्षेत्र को। मतलब जो भी मांग करी गई उसका 81% ही मिल पाया था। कितना मिल पाया था 10वें वित्त आयोग में? 81%। और शहरी क्षेत्र के लिए मांग की गई थी 1,000 करोड़ की, तो मिला 834 करोड़, मतलब 83% यहाँ मिला। 11वें वित्त आयोग में मांग की गई 8,000 करोड़ की, मिला 6602 करोड़, मतलब 82%। फिर 2000 यहाँ शहर क्षेत्र में मिला 1752, 87%। 12वें वित्त आयोग में मांग करी गई 20,000 करोड़ की, मिला 18,927 करोड़, 94%। इधर शहरी निकाय में 5,000, मिला 4470, 89%। इधर फिर 64,408 की मांग की गई तो मिला 58,257, मतलब 90%। यहाँ 23,111 की मांग की गई तो मिला 18,980, 82%। 14वें वित्त आयोग में 2,02,92 करोड़ की मांग की गई तो मिला 1,79,491 करोड़, मतलब 89%। यहाँ शहरी क्षेत्र में 87,144 की मांग की गई तो 74,259 करोड़ रुपए मिले, मतलब 85%। तो ये जो डेटा है इसमें हमें देखना क्या है? हमें देखना मोटा मोटा है 10वें वित्त आयोग, जैसे हमने ऊपर बात की, सबसे कम मतलब रुपया मिला 81%। आप देख ही रहे होंगे सबसे ज्यादा कमी कहाँ रहेगी? 81%। और शहरी क्षेत्र के लिए कमी कहाँ थी? 13वें वित्त आयोग में 82% में। देख रहे हैं आप, ऊपर बात करी ना हमने कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे कम रुपया सिफारिश के अनुसार सबसे कम रुपया कहाँ मिला? 10वें वित्त आयोग में। उसके बाद देखिए 82, 94, 90, 89, लेकिन 10वें वित्त आयोग में सबसे कम मिला। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे 13वें वित्त आयोग में तो 23,111, 82% मिला। उसके देखिए 10वें में 83, 87, 89, 85, सबसे कम कहाँ मिला उन्हें रुपया? 13वें वित्त आयोग में। शहरी क्षेत्र के लिए 13वें वित्त आयोग में सबसे कम रुपया मिला, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10वें में। और सबसे ज्यादा रुपया किस किस वित्त आयोग में मिला? तो देखते हैं, 94% 12वें वित्त आयोग में मिला। किसको? ग्रामीण क्षेत्र को। ग्रामीण क्षेत्र का हम याद करेंगे 10वां कम के लिए, 12वां ज्यादा के लिए। 10वां कम के लिए, 12वां ज्यादा के लिए। और शहरी शहरी क्षेत्र में याद करेंगे कम के लिए 13वां, और सबसे ज्यादा के लिए याद करेंगे 89, 12वां। मतलब ज्यादा दोनों में 12वां होगा और कम में 10वां और 13वां होगा। ज्यादा जो राशि मिली किसमें? 12वें वित्त आयोग में, शहरी क्षेत्र को भी ग्रामीण क्षेत्र को। और कम किसमें मिली? तो ग्रामीण क्षेत्र को मिली 10वें में और शहरी क्षेत्र को मिली 13वें में। यही हमारा डेटा जो है, तालिका है, क्लियर हो चुका है। 10वां, 13वां और 12वां हमको याद करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। बोलिए जय श्री राम। प्राथमिक एवं प्रदर्शन अनुदान, बेसिक एंड परफॉर्मेंस ग्रांट्स इंग्लिश में बोलते हैं, जरूर नहीं इंग्लिश की, हिंदी में सारा काम हो जाएगा हमारा। 10वें वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों को उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। स्थानीय निकायों से इस प्रयोजन हेतु बराबर योगदान देने की अपेक्षा की गई थी। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय के लिए कोई भी अनुदान राशि उपयोग नहीं की जानी थी। 10वें वित्त आयोग में यह बताया गया, जो केंद्रीय वित्त आयोग था उसने कहा राज्य सरकार को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि आसानी हो सके हमें सिफारिशें करने में केंद्र सरकार से। और स्थानीय निकायों को भी बराबर योगदान देने की अपेक्षा की गई थी। और वेतन एवं मजदूरियां जो भी व्यय होगा इस राशि पर कोई उससे उपयोग नहीं करना था। जो भी राशि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दी गई है इस पे ये अपना मतलब ना किसी को वेतन देने का अधिकार था ना मजदूरियां। ये काम जो था गांव के विकास के लिए था। ठीक है, देखते हैं अगले पॉइंट में। 10वां वित्त आयोग था। अब 11वें की बात करेंगे, 12वें करेंगे, 13वें करेंगे, 14वें करेंगे, 15वें करेंगे। तो देखते हैं 11वें वित्त आयोग की क्या बात है। 11वें वित्त आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि अनुदानों पर प्रथम प्रभार लेखाओं के रख रखाव एवं लेखा परीक्षा के लिए, उसके उपरांत वित्तीय डेटाबेस के विकास हेतु किया जाना चाहिए। मतलब जो भी पैसा केंद्र सरकार से लेकर दे रही है उनका मकसद था जो लेखा अकाउंट्स है, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इस पे ध्यान दिया जाए और एक डेटाबेस तैयार किया जाए कि कैसे कहाँ रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, और जो उसमें राशियां बच जाएं, शेष राशियों का उपयोग प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, परिचर्या, शुद्ध पेयजल
सड़कों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसी प्रमुख सेवाओं, दाह संस्कार मतलब अंत्येष्टि स्थल एवं दफनाने, अगर मुसलमान हैं तो उनको दफनाने वाले स्थलों का रख रखाव, जन सुविधाएं मतलब टॉयलेट एवं अन्य कॉमन संपत्तियों के लिए किया जाना था। 11वें वित्त आयोग में क्या मामला आया कि जो भी रुपया केंद्र सरकार दे रही है उसका काम लेखा परीक्षा के लिए किया जाना चाहिए, वित्तीय डेटा बेस तैयार किया जाना चाहिए, और जो रुपया बच जाए उसको प्राइमरी स्कूल में और प्राथमिक स्वास्थ्य फर्स्ट एड फिर परिचर्या में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, सड़कों पर लाइटें लगवाई जाएं, और मतलब जैसे अंत्योष्टि स्थल हो गया, दफनाने की जगह का कब्रिस्तान और शमशान घाट में लगाया जाए, और जो भी ऐसे आपके गांव में कोई भी बिल्डिंग है कुछ भी है तो उनके रख रखाव के लिए किया जाना चाहिए। 11वें वित्त आयोग में सरकार ने कहा उसके पैसे पर अधिकार इनका है। ठीक है। वेतन एवं मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर यह अनुदान अनाबद्ध थे, मतलब वेतन और मजदूरियां इन अनुदान में भी काउंट नहीं था। ठीक है। अब देखते हैं 12वें वित्त आयोग ने क्या कहा। 12वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति मतलब जल हैंडपाइप एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाओं को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के किया जाना चाहिए था। 11वें वित्त आयोग में उन्होंने इतना पैसा दे दिया कि आप हैंडपाइप लगा लीजिए, सड़क बनवा लीजिए, हॉस्पिटल बनवा लीजिए, लेकिन उसके बाद 12वें में उन्होंने समझा कि अब जो बन चुका है इसके स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए, इसका पैसे का उपयोग सुधार के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार आप जैसे घर बनवा लेते हैं तो जब भी आप फंड लगाएंगे तो उस घर में मतलब उसको मेंटेनेंस के लिए लगाएंगे। उसी प्रकार 11वें और 12वें वित्त आयोग में 11वें में बनवाया गया और 12वें में उनके स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए था। देखते हैं अगला पॉइंट। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों से अपेक्षा की गई कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से लेखाओं के रख रखाव एवं वित्तों पर डेटाबेस सृजित करने के लिए व्यय करने पर उच्च प्राथमिकता दें। यहाँ पर भी 11वें में भी बात हुई कि वो डेटाबेस तैयार करें अपने खर्चों का, लेखा का, जो भी लेखा जोखा है उसी को 12वें में बताया गया। ये आधुनिक तरीकों का उपयोग मतलब लैपटॉप, एमएस एक्सेल यूज करें, टैली यूज करें, उसके मतलब लेखाओं का रख रखाव करें और वित्तों पर डेटाबेस बनाएं, उसके व्यय में उच्च प्राथमिकता दें, जो भी खर्चा हो लगाएं लेकिन उसको तैयार करें। ठीक है। फिर 13वें वित्त आयोग की बात करते हैं। तो 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 6 शर्तें और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें निर्दिष्ट की थी। रट्टा मारने वाली चीज है। स्थानीय निकाय के लिए 6 शर्तें, स्थानीय निकाय के लिए 6 शर्तें और शहरी स्थानीय निकाय के लिए 9 शर्तें निर्दिष्ट की थी। तो चलिए देखते हैं। 13वें वित्त आयोग ने संविधान के भाग 9 और 9A, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में कौन है, नगर पालिका। ठीक है। बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया था। इस अनुदान के 2 घटक थे, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान। जो हमने चैप्टर का नाम था बेसिक ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट। तो जो भाग 9 है, भाग 9A है संविधान का, उसके लिए अगर कोई क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पड़ता या तो मान लीजिए जो शहरी निकाय में नहीं है तो उसे एक दर्जा दिया गया विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, उसे विशेष क्षेत्र माना जाएगा और उसके लिए अनुदान आएगा। और एक था विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान। तो जो विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों को पूरा किया जाना था। राज्यों द्वारा अपने प्रदर्शन अनुदान का आहरण करने में विफल रहने की स्थिति में आहरण नहीं की गई राशि को एक तरीके से पुनः वितरित किया जाता था। ऐसे विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान में अगर पैसा आया है तो जो वहाँ का मतलब जो भी राजनीतिक नुमाइंदा है और जो सचिव है अगर वो पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं तो मतलब विकास कार्य में नहीं लगा पाए हैं तो उसी पैसे को फिर से पुनः वितरित किया जाता था उनमें। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। 14वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा 2 भागों में की थी। 13वें को हमने देखा, 13वें में विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान और स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6 शर्तें थी और शहरी क्षेत्र के लिए 9 शर्तें थी। ठीक है। अब देखते हैं 14वें वित्त आयोग में क्या बात हुई। तो 14वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा
दो भागों में की थी, शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान। मतलब जैसे 13वें आपने देखा 11वें 12वें में समानता था और 13वें और 14वें में समानता है। इस प्रकार से आपको याद करना, 11वें 12वें में व्यवस्था की गई और फिर 11वें में व्यवस्था की गई, 12वें में उसे उच्च कोटि की बनाने की कोशिश की गई, 13वें में विशेष अनुदान की बात करी गई, 14वें में भी वैसी बात की जा रही है। ठीक, देखते हैं। विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच अनुपात जो होगा वो 90-10 था और नगर पालिका क्षेत्रों के लिए 80-20 था। मतलब जो एकदम ग्राम पंचायत बढ़िया से अगर गठित हो रखा है, उसके शर्त रहित जो पहला वाला है, शर्त रहित मूल अनुदान जो है और सशर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच जो है, मतलब शर्त रहित में 90 जाएगा रुपया और सशर्त प्रदर्शन अनुदान में कितना जाएगा, 10 जाएगा। और शहरी क्षेत्र के लिए ये 80 इसमें बेसिक ग्रांट में जाएगा और 20 किस में जाएगा, परफॉर्मेंस ग्रांट में जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 90-10 और शहरी क्षेत्र के लिए 80-20। ठीक है, शर्त रहित मूल अनुदान में 90-10 ग्रामीण में और शहरी में 80-20, याद कर लीजिए। मूल अनुदान का उपयोग विनिर्दिष्ट मूलभूत नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। जो पहले हो चुका है हमको सुधार ही करना है, मेंटेनेंस के नाम पे पैसा होगा। प्रदर्शन अनुदान राजस्व में सुधार आने के आधार पर था, जिसके लिए मानदंड को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। प्रदर्शन अनुदानों के लिए पात्रता हेतु स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करनी थी। मतलब प्रदर्शन अनुदान सब गांवों को नहीं मिलना था, उसके लिए क्राइटेरिया थी, क्योंकि वो सशर्त, देखिए लिखा है सशर्त प्रदर्शन अनुदान था वो। ठीक है, तो उसमें स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करनी थी और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करने थे। ऊपर बात हुई 11वें 12वें में कि सरकार पैसा खर्च कर रही है कि लेखा जोखा जो है आप उसका डेटाबेस तैयार करें, और अगर 14वें में वही बात हुई, अगर आपने लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत अच्छे से करा है तो सरकार आपको सशर्त ग्रांट जो है, परफॉर्मेंस ग्रांट भी देगी 20% जो है। नगर पालिकाओं को इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तरीय बेंचमार्क को भी प्रकाशित करना था। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो लेखा परीक्षित लेखा ही प्रस्तुत कर दें, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए लेखा परीक्षित लेखा के अलावा उसको सेवा स्तरीय बेंचमार्क को भी प्रकाशित करना था कि उसने अपने मूलभूत शहरी जो सुविधा है, नाली हो गया, पानी हो गया, और नाली पानी स्वच्छता हो गया, इस पे मतलब एक बेंचमार्क क्या करा उसने, उसका बेंचमार्क प्रकाशित भी करना था। ठीक है, इसके अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रालय ने प्रदर्शन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए कुछ और शर्तें रखी, जैसे कि ग्राम पंचायत विकास योजना, सेक्टर वार व्यय को एक डैशबोर्ड में प्रदर्शित करना। जो भी खर्चा हुआ सेक्टर वार, मतलब जैसे हैंडपंप में कितना रुपया खर्च हुआ, नाली में कितना रुपया खर्च हुआ, खड़ंजा में कितना रुपया खर्च करना, उसको एक डैशबोर्ड बना के प्रदर्शित करना। और स्वयं के राजस्व स्रोत में प्रस्तुत वृद्धि, हमने राजस्व स्रोत गांव में कैसे आएगा, जमीन से कर, हाउस टैक्स, वाहन कर, ऐसे लेके पिछले साल की तुलना में हमने उसे कितना बढ़ाया, उसको भी प्रदर्शित करना था। फिर ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ, हमने ओडीएफ कितना कराया, कितने घरों में शौचालय बन गए, उनको भी दिखाना था। पिछले साल इतने बने थे, इस साल इतने बढ़ के इतने बने। और ग्राम पंचायतों में टीकाकरण का स्तर के आधार पर उनके लिए स्कोर निर्धारित करने जैसे कार्यों को पूरा करना। मतलब अगर आप गांव में ओडीएफ मुक्त, स्वयं के राजस्व में वृद्धि करना और कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया उसको शो कर रहे हैं, तो आपको जो परफॉर्मेंस ग्रांट है 20% का गाँव क्षेत्र में, नहीं 10% ग्रामीण क्षेत्र में और 20% शहरी क्षेत्र में आपको आसानी से मिल जाया करेगा, और भी मतलब एक्स्ट्रा विकास करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो वही आप ग्रामीण क्षेत्र में 90%, सर उसका भी शर्त है, देखिए शर्त रहित मूल अनुदान बेसिक ग्रांट भी है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसको पाने के लिए आपको जो जो अभी हमने बताया ये सब आपको करना पड़ेगा। स्वयं के राजस्व में वृद्धि, ग्राम पंचायतों खुले शौच में मुक्ति और टीकाकरण स्तर में सुधार, ये सब आपको करना होगा। लेखा एवं लेखा परीक्षा, ये क्या है? लेखा एवं लेखा परीक्षा का आपने देखा 11वें में भी जिक्र हुआ, 12वें में भी हुआ, 13वें में भी हुआ, 14वें में भी है क्या?
करदाताओं से अर्जित आगम का उपयोग करने वाली सरकार के किसी भी अंग के लिए सुशासन हेतु एक प्राथमिक अनिवार्यता यह है कि वह लेखा परीक्षित लेखाओं को सामयिक रूप से पहल पर उपलब्ध कराए। जो भी उसने करदाताओं से ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व इकट्ठा किया उसको सामयिक रूप का मतलब है कि महीना मान लो एक निश्चित टाइम पे उसे प्रेजेंट करे। कहाँ प्रेजेंट करे? तो जो उनका अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, उसको शो करे। रोज जाके अपना वीडियो पंचायत को दिखाएगा। इस प्रकार की सूचना के अभाव में पूर्व वित्त आयोगों ने भी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की आवश्यकता का वास्तविक तौर पर आकलन करने में महसूस की गई कठिनाई को उजागर किया था। इस प्रकार से मतलब अगर डेटा ही उनके पास नहीं रहता तो बताते हैं कि जो वास्तविक तौर पर आकलन हम कर पाते हैं दिल्ली में बैठ के, लखनऊ में बैठकर, वो सही से नहीं कर पाते हैं। 11वें वित्त आयोग से लेकर विभिन्न वित्त आयोगों ने इस मुद्दे को उजागर किया है, लेकिन इस संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। पहले भी बात हुई कि जो सर्वे होते हैं गांव में बैठ के, वो एक जगह प्रधान के घर बैठ के कर लिए जाते हैं, तो उसका सही डेटा कहाँ से मिल पाएगा सरकारों को? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये मामला बहुत गंभीर है कि ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को जो प्लान बनाने की प्रक्रिया होती है नीति आयोग द्वारा, पहले प्लानिंग कमीशन था, बड़ी मुश्किल होती है। अगर उनके पास सही डेटा ही नहीं है तो कोई भी प्लान, मेरे पास से कोई सही डेटा नहीं होगा तो मैं किसी के लिए क्या प्लान बना पाऊंगा? ठीक है। इस दीर्घकालिक विवादास्पद मुद्दे का समाधान करने के लिए 15वें वित्त आयोग जो अभी चल रहा है, इसमें एन.के. सिंह अध्यक्ष हैं, 2020-21 के लिए अपने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा के बिना और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। आपने देखा 11वां 12वां 13वां 14वें में तो बात ही चलती रही लेखा बनाओ, लेखा जोखा बनाओ, उसको मेंटेन करो सशर्त अनुदान लेने के लिए। लेकिन जब 15वां वित्त आयोग आया उसने 2020-21 में, जो एन.के. सिंह अध्यक्ष हैं अभी, उन्होंने क्या कर दिया कि पिछले वर्षों के लेखाओं और उससे पिछले वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पे, जिनका गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, उस पर उपलब्ध कराना होगा किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए। प्रवेश स्तर मतलब एंट्रेंस जो होगा, अगर आप पिछले सालों का लेखा दिखाएंगे तभी आपको एंट्रेंस वहाँ, मतलब कोई भी अनुदान, बेसिक ग्रांट है या परफॉर्मेंस ग्रांट है, तभी मिल सकता है जब आपके गांव द्वारा, प्रधान द्वारा, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पिछले वर्ष का और उससे पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित लेखाओं का सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन कराना जाना होगा, तभी उसको अनुदान प्राप्त हो सकता है। अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तरीय शर्त जो ये रखा गया 2020-21 में 15वें वित्त आयोग द्वारा, उसमें क्या क्या था देखते हैं आइए। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 एवं 2022-23 के लिए महामारी के दौरान, कोरोना जब आया था, लेखाओं की लेखा परीक्षा की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कम से कम 25 ग्रामीण स्थानीय निकायों को पिछले वर्ष के अंतिम लेखाओं और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य 2021-22 तथा 2022-23 से पूरे अनुदान प्राप्त कर सके। एक तो ये दिया शर्त। दूसरा शर्त 2023-24 के लिए, 2023-24 से आगे की अवधि के लिए राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु देय पूर्ण अनुदान तभी दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, मतलब पैसे दिए ही नहीं जाएंगे। 2023-24 जो अब चल रहा है, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए पिछली बार तो उन्हें छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा गया? क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। अगर आपने कार्य सही से नहीं करा पाया और डेटा प्रस्तुत नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2023-24 से अनुदान तभी दिए जाएंगे जब उन्होंने अपने पिछले वर्ष के अंतिम लेखाओं और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराया हो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में 35% ग्रामीण निकायों के पास 2022-23 के लिए अंतिम लेखा और 2021-22 के लिए लेखा परीक्षण लेखाएं हैं, तब इन्हें 2023-24 में ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है। तब 2023-24 में राज्य अपने 35% ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु
2023-24 के लिए देय पूर्ण राशि प्राप्त कर पाएंगे। मतलब ये पूरे राज्यों को नोटिस दे दिया गया है, अगर डेटा प्रस्तुत किया जाएगा तभी यहाँ से ग्रांट जो पैसा है, अनुदान है, दिया जाएगा। ग्रामीण स्थायी निकायों की तरह शहरी स्थायी निकायों को भी अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के वास्तविक लेखाओं तथा पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा। उन्हें सार्वजनिक पटल पर, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डालना होगा। क्या क्या कार्य हुए उनके गांव में, क्या लेखा, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ये सारा डेटा वेबसाइट पर डालनी होगी। डालने का कार्य ग्राम विकास, जो ग्राम सचिव दिया गया उसका होता है। शहरी क्षेत्र में भी सचिव का ही होता है ये काम, ठीक है। तो एनके सिंह ने ये बड़ा अच्छा काम किया 15वें वित्त आयोग ने, कि अगर आपके गांव को ग्रांट अनुदान चाहिए तो आपको जो भी लेखा जोखा है उसको सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। अगर आपको ये अनुदान योजना वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन दबाएं। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्थानीय शासनों के लिए कुल अनुदान कितना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ ही गया होगा कि सरकार तभी पैसा देगी जब आप लेखा परीक्षा 2 सालों का, पिछले 2 सालों का सरकार की वेबसाइट को उपलब्ध कराएंगे, ठीक। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट कहाँ गया। स्थानीय शासनों के लिए कुल अनुदान 15वें वित्त आयोग, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां हमने देखा। 15 से पूरा बदलाव आ गया। बदलाव कैसे आया, यहाँ पर शर्त रख दी गई कि अनुदान तभी मिलेगा जब आप पिछले 2 वर्षों का लेखा परीक्षक जो लेखा है उसको प्रस्तुत करेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट में ग्रामीण और स्थायी निकायों के बीच 67.5 और 32.5 के अनुपात में स्थानीय निकायों के लिए कुल 90,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की थी। जो 15वां वित्त आयोग है, अभी तक तो हमने 14वां तक का डेटा भी देखा था कि 10वें में सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 13वें में सबसे कम शहरी क्षेत्र के लिए पैसा मिला, और 12वें में दोनों को ज्यादा पैसा मिला। मतलब जितना मांग किया गया था उसके हिसाब से ज्यादा पैसा मिला था। ठीक है, हमने 15वें आयोग में देखा कितना पैसा मिला, रेशियो क्या था इनका 67.5 और 32.5, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए 67.5 और शहरी क्षेत्र के लिए 32.5, और दोनों को मिलाकर कुल 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। अब 90,000 करोड़ का आप निकालेंगे लगभग 70%, तो 7×9 = 63, मतलब 60 से 62 करोड़, 60,000 से 62,000 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र को दिए गए, और जो बचे 28 करोड़ रुपए वो शहरी क्षेत्र को दिए गए, ठीक है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण एवं शहरी निकाय हेतु 2020-21 के अंशांशित अनुपात में 67.5 32.5 को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2025-26 में 65-35 किए जाने की अनुशंसा की है। क्योंकि शहरीकरण जिस प्रकार से हो रहा है हर इलाके में, तो उसको विकास के लिए, जैसे शौचालय हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, तो इनको बढ़ाने के लिए 2025-26 तक सरकार का प्लान है कि जो 67.5 और 32.5 है, इसको जो रेशियो है 65-35 रेशियो मेंटेन किया जाए। 65% रुपया ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाए और 35% रुपया शहरी क्षेत्र में दिया जाए, जैसे दोनों क्षेत्रों का एक सही दिशा में विकास हो सके। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच अनुदानों के पारस्परिक वितरण हेतु आबादी के लिए 90% और क्षेत्रफल के लिए 10% भारांक निर्धारित किया है। देख रहे होंगे सारा विकास किसमें हो रहा है, 15वें वित्त आयोग में। 15वां वित्त आयोग इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। एनके सिंह का नाम याद रखिए आप। 15वें वित्त आयोग में एनके सिंह 2008 से 2014 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं बिहार से, और भारत के पूर्व सचिव भी रहे हैं एनके सिंह, ठीक है। और उन्हीं के कार्यकाल 15वां वित्त आयोग अभी चल भी रहा है प्रेजेंट में, उसी को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो वित्त आयोग ने राज्यों के बीच अनुदानों के पारस्परिक वितरण हेतु आबादी के लिए 90% और क्षेत्रफल के लिए 10% भारांक निर्धारित किया है। मतलब आबादी के लिए ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि आबादी जितनी होगी उस हिसाब से ही फंड दिया जाता है।
क्षेत्रफल के हिसाब से आप पैसा देके क्या क्षेत्रफल में क्या विकास कराएंगे जब वहाँ आदमी नहीं रहते। तो 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासनों के लिए 2021 से 26 तक की अवधि हेतु कुल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 4,36,361 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा की है। जो 5 साल का ये पंचाट है इनका 2021 से लेकर 2026 तक, इसके लिए बात की गई है कि 4,36,361 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों को दिया जाए। इसका परसेंटेज क्या होगा? 65 और 35। 2025-26 आते तक 65 और 35 हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को करों के जो कर है, टैक्स है, विभाज्य पूल के अनुपात के बजाय उन्हें अस्थायी राशि दी जाने की अनुशंसा की है। उनको कोई बांटा नहीं जाएगा, जो मतलब बात अनुशंसा की जाएगी उस हिसाब से उन्हें रुपया दिया जाए। अब तालिका है तीनों स्तरों के शासनों के निधियों का विवरण की रेंज है। विवरण के लिए रेंज है न्यूनतम, अधिकतम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। तो न्यूनतम ग्राम पंचायत में 70% रुपया तो दिया ही जाना चाहिए और अधिकतम 85% तक दिया जा सकता है। और ब्लॉक पंचायत में 10% न्यूनतम और 25% मैक्सिमम दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। और जिला पंचायत को 5% न्यूनतम और अधिकतम से अधिकतम 15%। मतलब आप देख रहे होंगे इसमें 10% का बढ़ोतरी हो सकता है, इसमें 15 का, इसमें 70 से 85 15 का, ठीक है। ग्राम पंचायत में 85% तक रुपया दिया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थायी निकायों के लिए 2021 से 26 हेतु कुल 2,36,805 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अभी हमने देखा था ऊपर क्या था, 4,36,361 करोड़ मतलब स्थानीय निकाय के लिए, लेकिन उसी में से 4,36,000 में से 2,36,000 किसके लिए अनुशंसा की गई है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो जो बचा वो किसके लिए किया गया है? तो शहरी निकाय के लिए किया गया है। अब इसका परसेंटेज क्या होगा, रेशियो क्या होगा, इसको थोड़ा निकालना होगा। आप थोड़ी हेल्प करिए, इसको निकालिए। 4 लाख कितना था ऊपर, 4,36,361 करोड़ में 2,36,000 दिया जाएगा स्थानीय ग्रामीण स्थानीय निकाय को और 1,21,000 दिया जाएगा शहरी को। तो मतलब 4,56 हो गया है। बात की गई है 4,36 की, लेकिन रुपया जो आएगा वो अलग अलग, वो 4,56 के करीब आएगा। आप रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस रेशियो में पैसा दिया गया है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पूरा देखा है तो इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपके लिए डेटा लाते रहेंगे। और जो भी यहाँ मतलब हम डेटा ला रहे हैं, ये कोई भी यूट्यूबर प्रोवाइड नहीं करा रहा है। यूट्यूबर आते हैं, कुछ कंटेंट पढ़ाते नहीं हैं, बस लंबा लंबा फेंकते हैं और चले जाते हैं, 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाई गई है बकवास नहीं की गई, पूरा डेटा के हिसाब से और बेस्ट कंटेंट के हिसाब से बनाई गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अगले वीडियो के लिए आप कल तक का इंतजार करें। धन्यवाद। और परसों के बाद जो अगला दिन आएगा उसमें हम लगभग 200 से 250 क्वेश्चन का MCQ लाएंगे इस वाले चैप्टर पर, और उसमें पूरा यह चैप्टर 6 के 6 टॉपिक कवर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।